तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन ऐतिहासिक और वैधानिक स्रोत में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य ने वैधानिक स्रोतों को विधायन, पूर्व निर्णय, रूढ़िगत विधि और अभिसामिक विधि में विभाजित किया है। आइंस्टीन ने विधि के स्रोतों को 3 वर्गों में प्रत्यक्ष तथा वास्तविक निर्माण, ऐतिहासिक प्रलेख एवं कारण में वर्गीकृत किया है। लेन ने विधि के स्रोतों के 4 वर्ग बताए हैं: साहित्य स्रोत, औपचारिक स्रोत, राज्य, और तीसरा है कारण यथा रूढ़ि, प्रथा एवं धर्म आदि, और चौथा है हमारा न्यायिक, निर्णय, साम्य और विधायन। तो ये हमारे हाईलैंड ने बताए हैं। साहित्य स्रोत, औपचारिक स्रोत, राज्य, कारण यथा रूढ़ि, प्रथा, धर्म आदि तथा न्यायिक, निर्णय, साम्य और विधायन। अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्य के अनुसार विधि के विधिक स्रोत कौन है? विधि द्वारा ही मान्यता प्राप्त होते हैं। विधि द्वारा कोई प्रारूपी मान्यता नहीं होती है। विधि का प्रवर्तन मध्यवर्ती होता है या एकमात्र द्वार है जिससे होकर नए सिद्धांतों को विधि में प्रवेश मिल सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सामान्य के अनुसार यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या है? सामान्य के अनुसार विधि की विधिक स्रोत विधि द्वारा ही मान्यता प्राप्त होते हैं। विधि द्वारा कोई प्रारूपी मान्यता नहीं होते हैं। विधि का प्रवर्तन मध्यवर्ती होता है या कि एकमात्र द्वार जिससे होकर नए सिद्धांतों को विधि में प्रवेश मिल सकता है। उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर क्या? पहला, तीसरा। बी ऑप्शन है पहला, चौथा। सी ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा सही है। डी ऑप्शन है केवल पहला सही। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हमारा बी, पहला और चौथा। सामान्य के अनुसार विधि द्वारा ही मान्यता प्राप्त होते हैं। एकमात्र द्वार जिससे होकर नए सिद्धांतों को विधि में प्रवेश मिल सकता है सामान्य के अनुसार। तो इसकी व्याख्या देखिए। सामान्य ने विधि के स्रोतों को औपचारिक, फॉर्मल तथा भौतिक मटेरियल 2 भागों में विभाजित किया। पहला क्या है? औपचारिक, फॉर्मल, तथा दूसरा है भौतिक मटेरियल 2 भागों में विभाजित किया है। सामान्य ने पुनः भौतिक स्रोतों को ऐतिहासिक तथा वैधानिक इन 2 वर्गों में रखा है। सामान्य के अनुसार वैधानिक विधि स्रोत विधि द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे द्वार हैं जिनसे होकर नए सिद्धांत विधि में प्रवेश करके कानून का रूप धारण करते हैं। तीसरा क्या है? विधि के स्रोत का निम्नलिखित वर्गीकरण किसने किया है? पहला ऑप्शन है कि आइंस्टीन ने, दूसरा कीटन ने, तीसरा सामान्य ने और चौथा है केल्सन ने। यूपीपीसीएस 2003 में यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि के स्रोत का निम्नलिखित वर्गीकरण किसने किया है? बंधनकारी स्रोत, अनुयायी स्रोत। आइंस्टीन ने, कीटन ने, सामान्य ने कि केल्सन ने। सही उत्तर इसका बी, कीटन ने इसका वर्गीकृत किया है। इसका हम पढ़ते हैं कि क्या है। इसमें है विधि के स्रोत का वर्गीकृत करते हुए कीटन ने उनसे 2 भागों बंधनकारी स्रोत और अनुयायी स्रोत में बांटा है। कीटन ने बंधनकारी स्रोत और अनुयायी स्रोत में बांटा है। बंधनकारी स्रोत के अंतर्गत परंपरागत विधि, विधायन एवं न्यायिक पूर्व निर्णय आती है, जबकि अनुयायी स्रोत के अंतर्गत साम्य, नैतिकता तथा व्यवहारिक मत आते हैं।
अगला क्वेश्चन है विधियों की राय। विधि का साधारण स्रोत होता है, विधि का ऐतिहासिक सामग्री स्रोत है, विधि का विधिक सामग्री स्रोत है कि विधि का स्रोत नहीं है। विधियों की राय क्या है? पहला ऑप्शन है ए विधि का साधारण स्रोत है, बी विधि का ऐतिहासिक सामग्री स्रोत है, सी विधि की विधिक सामग्री स्रोत है कि डी विधि का स्रोत नहीं। RAS प्री 2008 में पूछा गया। सही उत्तर क्या है? विधियों की राय क्या है? विधि का स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी सही है। विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला रूढ़ि, दूसरा न्यायिक पूर्व निर्णय तथा विधायन। अतः विशेषज्ञों की राय विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि का स्रोत नहीं है, किंतु ग्रे ने विशेषज्ञों की राय को भी विधि का स्रोत माना है। अगला क्वेश्चन है कि ये तो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि UPCJ प्री 2012, RSRTS प्री 2003, UPPCS 2003 और UPPCS स्पेशल 2004 में यह प्रश्न पूछे गए हैं। रूढ़ि का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से होता है। यह कथन क्या है? सेवनी का है, डियोगिट का है, सामंत का है कि हाईलैंड का है? रूढ़ि का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से होता है। यह कथन क्या है? तो क्या है उस रूढ़ि का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से होता है? यह कथन सेविनी, पहला ऑप्शन है सेविनी का, दूसरा है सामंत, तीसरा सी डियोगिट का या तीसरा हाईलैंड। सही उत्तर क्या है? इसका बी है। सामंत ने कहा है रूढ़ि का समाज से वही संबंध है जो विधि के राज्य का संबंध है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। रूढ़ि को विधि के रूप में स्वीकार किए जाने के औचित्य को स्थापित करते हुए सामंत कहते हैं कि रूढ़ि का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से है। सामंत ने रूढ़ि को परिभाषित करते हुए लिखा है कि रूढ़ि ऐसे सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है जिन्हें न्याय और लोक उपयोगिता के सिद्धांत के रूप में राष्ट्रीय चेतना के तहत स्वीकार कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? रूढ़िजन विधि का स्रोत है क्योंकि यह व्युत्पन्न होती है केवल प्राचीन रूढ़ियों से, समाज में अभिभाषी सभी रूढ़ियों से केवल ऐसी रूढ़ियों से जो समाज में स्मृतित काल से अनुसरण की जाती हैं। कि डी केवल युक्त रूढ़ियों से जो समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं और सर्वमान हो गई है। तो सही उत्तर है यूपी लोअर 2003 पूछा गया था, डी है। केवल युक्त रूढ़ियों से जो समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं और सर्वमान हो गई हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। विधि वैध विधि के रूप में रूढ़ि को स्वीकार करने के लिए निम्न आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, प्राचीनतम रूढ़ि प्राचीन होना चाहिए किंतु स्मृतित काल से प्रचलन में होना आवश्यक नहीं, और प्राचीन लंबे समय से अधिक समय से होना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी 5 से 6 वर्ष में ही रूढ़ि विधि का बल प्राप्त कर लेते। प्राचीन होना एक तथ्य का प्रश्न जो प्रत्येक परिस्थिति पर निर्भर करता है। निरंतरता, शांतिपूर्व उपभोग। चौथा है बंधकारी बल। पांचवा है निश्चितता। 6 नंबर का है पारस्परिक संगतता। 8वां है 7वां है युक्ता। 8वां है लोक नित्य के अनुकूल होना। 9वां है सविधि में संगतता होना, और 10वां है अनैतिक न होना। इस प्रकार इस प्रश्न में सावधि उपयुक्त उत्तर विकल्प डी है, अर्थात रूढ़ि को उपयुक्त होना ही चाहिए, युक्त होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोई स्थानीय रूढ़ि विधि के स्रोत के रूप में विद्यमान और प्रवृत्त रहे, इसके लिए प्राचीनता और के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षाएं पूरी की जानी चाहिए? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है युक्ता होना चाहिए। कि दूसरा कि सविधि का अनुरूपता होना चाहिए, कि नैतिक अधिकार के रूप में अनुपालन होना चाहिए, कि नीचे दिए गए कूट के अनुसार से उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है 1 2 3, दूसरा ऑप्शन है 2 3, तीसरा ऑप्शन है 1 3 और चौथा ऑप्शन है 1 2। तो UPPCS 2006 में पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? जिसका सही उत्तर होगा डी, पहला दूसरा, कि युक्ता होना चाहिए, सविधि के अनुरूप होना चाहिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीनतम के अतिरिक्त युक्त तथा सविधि में अनुरूपता रूढ़ि के प्रमुख लक्षण है। वैध रूढ़ि का अनुपालन बंधनकारी होना चाहिए, न कि नैतिक आधार के रूप में
पालिनी, क्योंकि विधि के नियम बंधनकारी होते हैं। नैतिकता के निर्णय वे नियम होते हैं जिनका पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है कि रूढ़ि विधान से पूर्वगामी होती है, अतः उससे श्रेष्ठ होती है, तथा विधान में रूढ़ि के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। सिद्धांत मूल लक्षण किसका है? पहला है समाजशास्त्री विचारधारा का, दूसरा है विश्लेषणात्मक विचारधारा का, सी है नैसंगिक विधि का विचारधारा का, डी है ऐतिहासिक विचारधारा का। यूपी लोअर 2002, यूपी पीसीएस 2002-2005 पूछा गया, सही उत्तर क्या है? डी है। रूढ़ि विधान की पूर्वगामी होनी चाहिए ऐतिहासिक विचारधारा, तथा उससे श्रेष्ठ होता है, तथा विधान को रूढ़ि के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यह सिद्धांत ऐतिहासिक विचारधारा का मूल लक्षण है। ऐतिहासिक विचारधारा रूढ़ि को विधि का प्रमुख स्रोत मानती है। इस विचारधारा के अनुसार विधि निर्माण में रूढ़ि विधायन से श्रेष्ठ है, जबकि विश्लेषणात्मक विचारधारा रूढ़ि को विधि के निर्माण में गौण स्थान देती है। विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र विधान का ही वास्तविक विधि मानते हैं। समझ में आया कुछ? या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।